लड़की का मेरे को इंसाफ मिल जाए, खाली बस मैं कुछ नहीं मेरे को चाहिए जी। मेरे लड़की का इंसाफ कर दे, मेरे बच्चे को इंसाफ मिल जाए, बस मेरी मासूम बच्ची है उसका कहीं रिश्ता। रात में जब सब सो गए तो इरफान भैया मेरे पास आने लगे। मैं बोली ये क्या कर रहे हो, मेरे साथ गलत काम कर रहे। मैंने जब चिल्ला के बोली उनके भाभी भाई को कि देखो क्या कर रहे हैं, तो उन लोग ने सोने का नाटक किए। जिन लड़कों ने जो है इस लड़की को लेकर गए उसको इसमें अक्यूज नहीं बनाया गया है। जो मेन कंस्पिरेटर सायरा है उसको जो है इसमें जो है अक्यूज नहीं बनाया। उसके बाद जो रोल ऑफ पुलिस है जी, नाबालिग मासूम लड़की के साथ 27 वर्षीय दरिंदा इरफान ने किया कई रातों तक बलात्कार। शिवाजी नगर गोंडी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मुंबई की वारदात। नाबालिग को फंसाया। पड़ोस में रहने वाली सायरा नामी महिला ने। साजिशकर्ता महिला सायरा के साथ एक नौजवान और उसकी बीवी भी शामिल। शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन पर साजिशकर्ताओं को बचाने के आरोप लगाए मासूम लड़की और उसकी मां ने। माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे और मुंबई पुलिस कमिश्नर से न्याय की मांग। शिवाजी नगर गोंडी के स्थानिक आमदार माननीय अबू आसिम आदमी से मदद की गुहार। इस घिनौने जुर्म को लेकर केस के वकील इब्राहिम हरबट ने किए कई खुलासे। प्राइवेट चैनलों और मीडिया से भी मासूम को इंसाफ दिलाने की अपील। देखिए खबरों से आमना सामना की पीड़िता मासूम, उसकी मां और इस केस के एडवोकेट इब्राहिम हरबट से खास बातचीत। दोस्तों, खबरों से आमना सामने में आपका स्वागत है। मुंबई शहर जहां पर आप आए दिन सुनते होंगे कि बलात्कार के मामले, चोरी डकैती के मामले, बहुत सारे इस तरह के जुराइम या मुंबई शहर की गलियों में, रास्तों पे, मोहल्लों में और सभी इलाकों में होते रहते हैं और होते रहेंगे। होते रहेंगे मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक पुलिस सख्त नहीं होती है, मुजरिमों पर कार्रवाई नहीं होती है, तो इस तरह के मामला बढ़ते रहेंगे। ऐसे ही मामला गोंडी शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो हमारे सामने आया है वो है इस मासूम बच्ची के बलात्कार का। पॉस्को का केस है जहां पर बच्ची को जो इंसाफ मिलना चाहिए था, आज 1.5 महीने पहले का वाकया ये मामला है, हादसा है। जो इंसाफ मिलना चाहिए था वो अब तक नहीं मिला और पुलिस ने, गोंडी पुलिस स्टेशन में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो इंसाफ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया और न इस पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। आज हम उसी मासूमा से बात करते हैं जिसके साथ ये मामला हुआ है। बेटा, आप ये बताइए कि आपके साथ ये क्या वाकया हुआ, कैसे हुआ, कहां से शुरुआत हुई इसकी? मैं सिलाई क्लास से ड्राइंग बुक, मेरी अपी बोले कि वहाँ से ड्राइंग बुक भूल गई हूँ, जाओ घर पे से लेके आओ। तो मैं ड्राइंग बुक लेने के लिए वहाँ से निकली, क्लासेस से बाहर निकली थोड़े दूर पे, तो इरफान भैया और उनके दोस्त लोग खड़े थे और लोग मुझे बोले तुमको सायरा खाला बुला रहे हैं, बहुत इमरजेंसी काम है, जल्दी बुला रहे हैं। तो फिर मैं आई तो मैं इरफान खाला के घर गई, सायरा खाला के घर। सायरा खाला ने बोले तुम्हारी मम्मी पापा तुम्हारे बहुत उम्र के लड़के के साथ तेरी शादी कराने बोल रहे हैं और नहीं करेगी तो तेरे को जान से मारने को बोल रहे हैं। तो मेरे को बोले कुछ टाइम के लिए तू इनके इरफान भैया के साथ में कुछ टाइम के लिए तू थोड़ी देर के लिए चली जा, मैं तेरे मम्मी पापा को समझा दूंगी तो तू चले आना। मैं बोली नहीं, मुझे नहीं जाना है, मैं अपनी मम्मी पापा से बात करूंगी फिर मैं कुछ बताऊंगी। तो मेरे को खाला ने बहुत तेज से डांटे। ये सायरा खाला कौन है? ये सायरा खाला मम्मी की फ्रेंड है। वो कहाँ रहती है? वहीं मोहल्ले में रहती है। अच्छा, बाजू में आपके पड़ोस में रहती है? हाँ। तो सायरा खाला के नाम से वो जो इरफान नाम का जो लड़का है वो आपको बहकार के कहाँ लेके गया? पहले यहाँ रिक्शे में अपने दोस्त लोग के साथ मुझे जबरदस्ती बैठा के पहले सायरा खाला के पास लेके गए आपको? हाँ, सायरा खाला के पास लेके गए। वहाँ पे सायरा खाला ने मेरे को बोले कि तुम्हारे मम्मी पापा बहुत उम्र के लड़के के साथ बूढ़े आदमी से शादी करवाने। हाँ, बूढ़े आदमी से शादी करवाने बोल रहे हैं, नहीं करोगे तो तेरे को मार देंगे। तुम्हारी उम्र क्या है? मेरी उम्र 15 साल 6 महीना। जी हाँ, फिर क्या हुआ? तो उन्होंने मेरे को बोले कुछ टाइम के लिए लड़के के साथ तू इरफान भैया के साथ चली जा। मैं बोली नहीं, मैं अपने मम्मी पापा से पहले बात करूंगी, मुझे बताया नहीं लोगों ने। तो ये खाला ने मुझे बहुत गुस्से में डांट के बोले कि ऐसा नहीं है, मैं मना दूंगी तुम्हारे घर वाले के लिए, तू कुछ टाइम के लिए इसके साथ चले जा, इरफान भैया के साथ। मैं बोली नहीं, मेरे को मम्मी पापा से बात करना है। लेकिन वो मेरे को गुस्से में बोले कि तू जा। तो इरफान भैया को बोले इसको लेके जा, तो उन्होंने मेरे को लेके गए। आप जिसको इरफान भैया बोल रही है, आप इनको जानती थी पहले से?
ये हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं इरफान भैया, उनको सब भैया भैया करके बुलाते हैं, तो हम लोग उसी से जानते पहचानते, वैसे इरफान भैया हम लोग बोलते हैं। तो जब आप नहीं जा रही थी, आपने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, तो आपसे कुछ डराया धमका के लेके गए, लोग जबरदस्ती लेके गए? हाँ, मेरे को सायरा खाला ने बोले इसको लेके जाओ, तो इरफान भैया ने मेरा हाथ पकड़ के अपने दोस्तों के साथ रिक्शे में बैठा के लेके गए। अच्छा, फिर तो वहाँ से स्टेशन लेके गए, स्टेशन से ट्रेन पकड़ के नाला सुपारा लेके गए। वहाँ से कोई उनके पहचान का भाई था, कौन था, वहाँ से स्टेशन पे वो आया, वहाँ से हम लोग को वहाँ से वो लेके गया। कहाँ लेके गया? घर पे लेके गया, किसी होटल में लेके गया, कहाँ लेके गया? घर लेके गया। अच्छा, घर में कौन था वहाँ पर? घर में वो जो उनके भाई, शायद इरफान भैया के भाई थे और उनकी भाभी थी। अच्छा, इरफान भाई के भाई थे, मतलब भाई थे कि वो दोस्त था कोई? क्या नाम था उसको, कुछ नाम बता सकती हैं? सोनू नाम है जिनके घर में लेके गए थे। अच्छा, ये कैसे पता चला कि आपको सोनू नाम है उनका? सोनू करके उनकी वाइफ बुलाती है। अच्छा, बुलाती है, जी हाँ। तो फिर क्या हुआ? वहाँ लेके गए, मेरे को मना किया, घर में से बाहर निकलना नहीं, उनको बाहर नहीं निकलने देते थे, घर में ही रखते थे जी। तो उस टाइम जब हम लोग वहाँ मुझको लेके गए घर पे, वहाँ मैं बैठी थी, तो लोग ने खाना पीना खा के जब सोने का टाइम, मैं सो रही थी दूर जाके, रात में जब सब सो गए तो इरफान भैया मेरे पास आने लगे। मैं बोली ये क्या कर रहे हो, मेरे साथ गलत काम कर रहे। मैंने जब चिल्ला के बोली उनके भाभी भाई को कि देखो क्या कर रहे हैं, तो उन लोग ने सोने का नाटक किए। अब मैं जब चिल्लाती रही, नहीं सुने, इरफान भैया माने नहीं। सुबह में मैंने बोली मुझे मेरे घर जाना है, मेरे को मेरे घर जाना है, तो उन्हें सायरा खाला के पास फोन लगाए। सायरा खाला को बोले कि अपने घर जाने बोल रही है, लो बात करो। मेरे को दिए, मैं बोली खाला मेरे साथ ऐसा ऐसा किए लोग ने, मैं घर आना है। तो उन्होंने बोले कि तेरी मम्मी पापा आपको इरफान ने जो वहाँ पर रात में सिर्फ हाथ लगाया या परेशान किया, या पूरी तरह से आपको इस्तेमाल किया? आपको इस्तेमाल किया पूरी तरह से। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? मैंने फिर सुबह में बोली मुझे मेरे घर जाना है, सायरा खाला से बात करवाए मेरे को। मैंने बात की, बोली खाला मेरे साथ ऐसा ऐसा लोग बहुत गंदी हरकत की है, मुझे घर आना है। उनने बोले जो तेरे साथ कल रात में हुआ है तेरे मम्मी पापा को सब मालूम पड़ गया, और लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अब अपनाएंगे नहीं कभी, अब उसको मार देंगे। अच्छा। तो फिर वो बोले मैं कुछ टाइम पे समझा के देखो, फिर मैं समझाती तेरे मम्मी पापा को, उसके बाद तू आ जाना जी। तो फिर उस टाइम पे भी मुझे बाहर लेके घुमाया, वो स्टेशन के पास लेके गए, फिर वहां से घुमा के लेके आए। फिर उस दिन रात में मेरे साथ वही काम किए। मैंने फिर सुबह में जिससे बोली मेरे को मेरे घर जाना है, मैं कुर्ला स्टेशन तक निकल पड़ी, मैं जबरदस्ती निकल पड़ी। तो इरफान भैया भी मेरे पीछे पीछे आए स्टेशन तक, तो वहाँ मुझे रोक के उन्हें सायरा खाला से बात कराई। सायरा खाला बोली तेरे को नहीं भरोसा हो रहा ना मेरी बात पे, तो तू अपनी मम्मी पापा का सुन। तो मुझे वहाँ से लेके गए लोग ने, वहाँ से मुझको फोन पे सुनाए घर पे कि मम्मी पापा आपस में मतलब जोर जोर से झगड़ा कर रहे हैं, मेरे बारे में कुछ बोल रहे थे। तो वही मेरे को सुनाए, मैं डर गई, मेरे को एकदम डर सा लगने लगा। वहाँ से इरफान भैया मुझे रिटर्न लेके चले गए। सायरा खाला बोली अपनी सुन ली ना अपने माँ बाप का, तेरे माँ बाप बोल रहे थे को कभी नहीं अपनाएंगे, अब मार डालेंगे, ये करेंगे। तो मुझको वहाँ से इरफान भैया रिटर्न लेके गए। ले जाने के बाद वहाँ अपने साथ फिर वही काम किए, वहाँ पे मुझे रखे ऐसा हो। फिर पुलिस वाले मम्मी पापा, पुलिस वाले पापा आए और पुलिस वाले आए 31 तारीख को। 3 दिन बाद? 3 दिन बाद। 3 दिन तक आपके साथ में वही दुर्व्यवहार होता रहा, आप पर जुल्म होता रहा, और आपकी सुनवाई नहीं थी, कोई सुन नहीं रहा था? नहीं सुन रहा था कोई भी जी। फिर पुलिस, आपके मम्मी पापा जो है पुलिस वालों के साथ में वहाँ पहुंचे, तो आपको यानी कि वहाँ से निकाला उन्होंने? हाँ, पापा और पुलिस वाले के साथ वहाँ पे आए। पापा ने मुझे वहाँ से निकाल के यहाँ लेके आए, गाड़ी में बैठा के यहाँ चौकी में लेके आए। वहाँ मेरे को मम्मी पापा से बात भी नहीं करने दे रहे थे। मैंने बोली मेरे को मेरे मम्मी पापा से एक बार मिल लेने दो, बात करने दो, नहीं बात करने नहीं दे रहे थे। अब मैं मम्मी पापा सामने भी आके खड़े हो रहे थे ना, तो उन लोग को भगा दे रहे थे, क्यों खड़ी हो रही है तू, यहाँ चल जा। पुलिस वाले मेरे सामने में बोली बात कर लेने दो थोड़ी देर। नहीं, हम लोग का अलाउड नहीं है, हम लोग बात नहीं करने देते हैं, नहीं बात करने दिए। फिर मैंने मेरे को पूछा तो मैं बोली मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो लोग ने बोले इन लोग का नाम मत ले, और इन लोग का नाम मत ले, तू बोल कि सब अपने मर्जी से किए। मैं बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो लोग ने मुझे धमका डराया, उन लोग ने बोले ऐसे ही बोल। तब उन लोग ने मेरे से ऐसे बोले, मेरे को मराठी पढ़ना नहीं आता, उस पेपर पे क्या मालूम कौन सा पेपर, उस पे मेरे से साइन जबरदस्ती करवाए। मैंने साइन की। उसके बाद मेरे को बोली मेरे को मेरे मम्मी पापा के साथ घर जाना है, मेडिकल के लिए लेके गए। वहाँ मेडिकल मैं बोली मेरे मम्मी पापा को तो आ जाने,
बात करना है मुझे, यहाँ तो बात कर लेने दो। मैंने उनके सामने बहुत रोई, बहुत हाथ पैर जोड़ी कि मेरे को बात कर लेने दो, लेकिन उन लोग ने मुझे बात नहीं करने दिए। फिर दूसरी पुलिस वाली, वो उसको कहीं जाना था, वो दूसरी को बुलाई, तो मतलब वो जो दूसरी पुलिस वाली मेरे को मेडिकल के लिए दवाखाने में आई, वो मुझसे मतलब गंदा। कौन से दवाखाने में हुआ आपका मेडिकल? राजावाड़ी में। राजावाड़ी में। तो साथ में आपके लेडीज पुलिस थी या जेंट्स पुलिस थे? लेडीज पुलिस थी जी। और वो जो थी, मैं उनसे बोल रही थी मेरे मम्मी पापा से एक बार बात करवा दो दवाई खाने में भी। उन लोग ने मुझे मतलब गाली दी है कि नहीं बात कर सकती है, भागने से पहले नहीं, जाने से पहले नहीं तुम लोग सोचे थे, काय को गई ऐसा ऐसा, मतलब उनको वहाँ बहुत धमका रहे थे, कर रहे थे। मैंने फिर भी वहाँ से, मुझे जब खाने से घर यहाँ चौकी में लेके आए, मैंने वहाँ पे भी बोली कि मेरे मम्मी पापा के साथ मुझे जाना है। उन लोग ने मेरे मम्मी पापा से ना मुझे मिलने दिए और ना मुझसे बात करने दिए, कुछ भी नहीं। मुझे बोले देखो अब डोंगरी में डालेंगे, मैं बोली मुझे नहीं जाना है, मुझे घर जाना है, लेकिन उन लोग ने मेरी नहीं सुने। डोंगरी में कहाँ पर? डोंगरी में मतलब कोई जगह थी, जेल थी, क्या था वो? जेल था एकदम, बच्चे लोग वहाँ एकदम सब बच्चे लोग वहीं, बहुत बच्चे लोग थे, हाथ काटते थे, कोई फांसी लगाता था, बहुत बच्चे लोग वहाँ पे हैं। अच्छा, वहाँ लेके गए आपको पुलिस स्टेशन से? हॉस्पिटल से डायरेक्ट आपको राजावाड़ी हॉस्पिटल से? नहीं, मतलब चौकी में लाए थे, वहाँ पे भी मेरे को कपड़ा मंगवाए, घर से मैं कपड़ा चेंज करी। तो उसके बाद उन लोग ने मुझे, मैं बोली मम्मी पापा से एक बार मिल लेने, तो मम्मी पापा को वहाँ से भगा दिए घर के लिए। फिर मुझे लेके गए 2 बजे रात में डोंगरी डालने। मैं बोली वहाँ पे भी मैंने उनके सामने, डोंगरी वाले के सर के सामने बोली कि मुझे एक बार मेरे मम्मी पापा से बात करवा दो। उन लोग ने वहाँ पे भी मुझे फटकारे, बोले यहाँ पे हम लोग बात नहीं करवाएंगे, इन लोग आप यहाँ लाके हम लोग छोड़ दिए, इन लोग बात करवाएंगे। तो मुझे बोले यहाँ अच्छा लगता है, कुछ दिन रहेगी छोड़ देंगे फिर तेरे को 2-3 दिन में। तो ऐसा बोल के गए ना, लोग मम्मी पापा से मुझे मिलने भी नहीं दे रहे थे, ना कुछ करने, फोन लगाने के लिए इतना रोई, इतना गिड़गिड़ाई, नहीं लगाने दे रहे थे। आपको कितने दिन रखा गया वहाँ पर? जो डोंगरी, शायद मुझे ऐसा लगता है कि डोंगरी चिल्ड्रन होम जो है, बच्चों की जेल है, वहाँ रखा गया आपको। वहाँ कितने दिन थे आप? यहाँ 3 दिन रखे थे, फिर यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफर किए थे। पूरा 1 महीना थी मैं। 1 महीना डोंगरी में थी? डोंगरी से यहाँ लेके आए थे मानपुर में। 26 तारीख हमारे साथ में इस मासूमा की वालिदा भी, हम उनसे भी बात करेंगे। और जो है इस पूरे केस को जो लॉयर है एडवोकेट इब्राहिम हर्बट जी जो है, उनसे भी हम बात करेंगे। इसके बाद बेटा बताइए आप, और आगे क्या हुआ फिर? मुझे डोंगरी में डाले, मैंने पुलिस वाले को, जब मेरे को अंदर ही थी, मैं दवाखाने से मुझे लाए चौकी में, तो वहाँ पे मुझे लोग ने, मैं बोली कि मुझे मेरे मम्मी पापा से बात करना है, लेकिन वहाँ पुलिस वाले बोल रहे थे कि तू ऐसा बोल रही है, हम लोग बात नहीं करने देते, मतलब बहुत मुझे गाली वगैरह दे रहे थे। मैं बोलते ये जा गई, ये सब करी, देखो वो नहीं हो रहा है, वो नहीं लग रहा है, बहुत गंदा गंदा बोले। मैंने रो के उनके सामने हाथ भी जोड़ी कि मुझे मेरे मम्मी पापा से एक बार बात कर लेने दो या कुछ कर लेने दो, लेकिन जो वहाँ की मैम थे वो नहीं बात करने दे रहे थे, ना वो मम्मी पापा से मुझे मिलने दे रहे थे। मैंने वहाँ रोई बोली, लेकिन उन लोग ने बात नहीं करने दी है मुझे। घर कब आए आप? घर 26 तारीख को। 26 अगस्त को? 26 अगस्त को जी। दोस्तों, ये थी मासूमा से बात की, इसने पूरी अपनी जो दास्तान सुनाई, जो जुल्म हुआ, नाइंसाफी हुई। आप देखते हैं कि गोंडी पुलिस स्टेशन का जो स्टाफ है या जो भी पुलिस अधिकारी, उन्होंने किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई एक तरह से। और मुझे तो ताज्जुब इस बात पर है कि जो लेडी पुलिस ऑफिसर है, बच्ची रो रही है, गिड़गा रही है कि भाई मुझे मम्मी पापा से मिला दो, और उसको 1 महीने तक इस जुल्म के बाद में, इस बलात्कार के बाद में हम कह सकते हैं, उसको 1 महीने तक माँ बाप से मिलने नहीं दिया गया, जबकि ये मुतासिरा थी। कोई मामला नहीं बनता इस तरह का कि उस मुतासिरा को, जिसके पर इस तरह से 3 दिन तक जो है उसके साथ में जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, और उसको पुलिस वाले जो है उसको जेल में डालते हैं, क्योंकि इसका कोई जुर्म नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उसको जेल में डाला गया। इस मामले पर हम इस केस के लॉयर इब्राहिम एडवोकेट हर्बट जी से बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि इस बच्ची की वालिदा से हम बात करें कि उनका क्या कहना चाहिए, जो गुजरी है उनके ऊपर, जो उनको तकलीफ पहुंची है, और जिस तरह से वो आज बर्दाश्त कर रहे हैं, और मुजरिम जो है वो थोड़ी सी सजा के बाद में, कुछ दिनों के बाद उसकी जमानत हो जाती है, वो आज आजाद घूम रहा है। और इस मामले में मैं चाहूंगा कि उस बच्ची की वालिदा से बात करूं। एक चीज ये कि मैं जो कह रहा था कि उस महिला पुलिस अधिकारी जिनके दिल में जो है महिलाओं का दर्द होना चाहिए, बच्चों का दर्द होना चाहिए, कि अगर उनकी बच्चों के साथ में अगर इस तरह से मामला हो जाए तो क्या करेंगी,
क्या इस तरह का रवैया इख्तियार करेगी? ये बात जो है मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भी सोचनी चाहिए, हमारे आदरणीय सीएम साहब है या इस सरकार में बैठे हुए वो लोग जो इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, और हमारे पुलिस के आला अधिकारी जो वाकई में बॉम्बे पुलिस स्टेशन जो है मुजरिमों को सजा देने में कहीं पीछे नहीं हटती है। चंद पुलिस वालों की वजह से जो है पूरा पुलिस महकमा जो बदनाम होता है। मैं पुलिस कमिश्नर साहब से चाहूंगा कि वो ताल्लुक से पुलिस कमिश्नर है, होम मिनिस्टर है, इस पे संज्ञान ले, इस पे खास तौर से तवज्जो दे और मुजरिमों को जो सजा मिलनी चाहिए और जो मुतासिर को जो इंसाफ मिलना चाहिए, जो उसका हक बनता है उसको उसका हक दिलाया जाए, उसके साथ में इंसाफ होना चाहिए। मैं आता हूं अब बच्ची की वालिदा की तरफ, तो उनसे बात करता हूं कि उनका क्या कहना है। जी आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में, जो आपको किस तरह से आपको पता चला कि मेरी बेटी के साथ इस तरह हो गया है, ये बेटी आपकी कई घंटों तक जो घर पर नहीं आई, तो आपने क्या किया सबसे पहले? हाँ, जब घर से निकली थी तो हम लोग पुलिस वाले के पास गए, तो मैं बोली घर पे नहीं आई कई घंटों तक? तो हाँ, मैं नहीं आई घर से, तो मैं बोली साहब मेरी लड़की मतलब गुम हो गई है, मिल नहीं रही है, आपके पास हम लोग आए हैं, मेरी लड़की का अगर कहीं पता लगे तो लगा दो। फोटो तो सब दिए हम लोग। देने के बाद फिर पुलिस दूसरे दिन फिर गए, फिर पुलिस वाले के पास गए, रोए गाए कि मेरे लड़की को खाली आन दो, मेरे को मेरी लड़की चाहिए, मेरी लड़की सही सलामत मेरे पास आ जाए। तो बोले कि वो हम लोग 4 महीना हो जाता है, 5 महीना हो जाता है, नहीं मिलती है लड़की को। अच्छा, गुम हो जाती है, नहीं मिलती है। मैं बोली साहब नहीं, मेरा इतना लेट नहीं लगाना, आप चाहोगे तो मिल जाएगी। उसके बाद शायद बोले कि ठीक है जाओ, अभी कल आना, देखता हूँ। फिर कल आए। कौन थे साहब, नाम याद है आपको ऑफिसर का? नहीं, नाम नहीं मालूम है उनका। कहाँ की बात है? गोंडी शिवाजी नगर? हाँ, शिवाजी नगर चौकी की। तो मैं बोली कि तो फिर दूसरे दिन आई तो हम लोग को जैसे उसका दोस्त था वो लड़के का, तो दोस्त के जरिए से हम लोग को पता चला। तो हम लोग बोले कि जब पता चल गया है तो हम लोग चौकी में जाएंगे, बोलेंगे साहब से। तो हम लोग घर से 7 बजे निकले। मैं बोली 7 बजे हम लोग दोनों जन निकले। मैं बोली साहब मेरी लड़की का पता लगा है, आप कैसे पता लगा? भैया पता उनका दोस्त के वजह से पता लगा था। वही इरफान का। अच्छा, हाँ, उसका दोस्त है। क्या बताया उसने बताया कि लड़की मतलब नारा सुपारा में है। अच्छा, तो हम लोग पुलिस वाले के पास गए, तो पुलिस वाले को बोले कि साहब आप नहीं ढूंढ पा रहे हो, मेरी लड़की का पता लगा है, आप जाओ मेरी लड़की को ढूंढ के लाओ। तो बोलते हैं कि ठीक है अभी बैठो, अभी 1 घंटे के बाद अभी कुछ करेंगे। तो 1 घंटा हम लोग बैठे, तो उसका दोस्त आया, बताया, पूछताछ किए। पूछताछ करने के बाद तो हम लोग को बाहर बैठाए कि बैठो, तो हम लोग बैठे। उसके बाद वो लड़का आया जिसके घर पे मेरी लड़की थी। अच्छा, 1 ही घंटे में वो लड़का आ गया चौकी में। अच्छा, नारा सुपारा। क्या नाम है उसका? सोनू। अच्छा, हाँ, तो वो लड़का आया, तो हम लोग बोले कि ये क्यों आया है? तो बोलता है कि साहब कुछ करो ना, मैं लड़की मेरे घर पे है, मैं लेके आ रहा हूँ। तो गया वो साथ में, बोले कि तेरे को मालूम है? क्या? हाँ मेरे को मालूम है, मैं जा रहा हूँ साथ में, लड़की लेके आऊँगा। उसके साथ में कोई सगे वाली थी, उसको मना कर दिया था कि फोन नहीं करना, नहीं उधर से वो लड़का लेके चला जाएगा उसको। तो फिर वो लड़का आया चौकी में, तो पुलिस वाले बोले कि गाड़ी भाई हम लोग की गाड़ी सरकारी गाड़ी नहीं जाएगी, आप प्राइवेट गाड़ी रखो। तो हम लोग बोले ठीक है हम लोग रखेंगे, मेरी लड़की मिल जाएगी। तो फिर हम लोग गाड़ी ने क्या कहा कि हमारे पास गाड़ी नहीं है वायरलेस ले जाने के लिए, आपको खर्चा करना पड़ेगा, आपको खर्चा करना पड़ेगा बोले। तो बोले आपको खर्चा करना पड़ेगा। मैं बोली ठीक है मेरी लड़की मिल जाएगी, हम लोग क्या करेंगे। तो फिर गए, मैं नहीं गई, बाप उनके मदर गए, तो साथ में पुलिस वाले के साथ गाड़ी रिजर्व किए, तो गए नारा सुपारा से। 1 घंटे में लेके लड़की को आए। अच्छा, हाँ 1 घंटे में लड़की को लेके। इस बीच पे आपने कभी फोन लगाया तो बच्ची के फोन था? नहीं, उसके पास फोन नहीं रहता था। नहीं रहता था, उसका पता नहीं लग रहा था हम लोग को। अच्छा, हाँ, चौकी में जाए तो पुलिस वाले बोले कि तुम लोग बार बार क्यों चौकी में आ रहे हो? बार लड़की अभी 2-4 महीना लग जाता है, 5 महीना लग जाता है मिलने में। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो सायरा नामी जो औरत है, हाँ, जिसने पूरा ये साजिश रचा, उस पर कोई कार्रवाई हुई? कुछ नहीं कार्रवाई हुई। हम लोग बोले चौकी में साहब को गए, बोले साहब ये आरोपी है, मेरी लड़की का बगाने में हाथ है। बोलते हैं कि ऐसा किसी को हम लोग फंसाते हैं। आपकी ताल्लुकात सायरा से? हाँ ताल्लुकात थी, मेरे घर में बैठ रही थी वो।
अच्छा, पड़ोसी है? हाँ, पड़ोसी है। यानी उठना बैठना सब, और उसके बाद में आपकी लड़की के साथ में इस तरह से उसने इस किया? तरह से करी, बोली कि तेरे माँ बाप है, ज्यादा उम्र दराज लड़का है, उसी से शादी कर देंगे, नहीं तू निकल जा, नहीं तेरी शादी हो जाएगी, तेरा मामा लड़का लेके आ रहा है। यानी उसी सायरा ने जो है उस इरफान नाम की लड़की के साथ में आपकी बेटी को भेजा? हाँ, मैं उसी के लड़की, मेरी लड़की उसके साथ भेजा वो। बेटा आप ये बताइए कि उस लड़की जब आपको रिक्शा में लेके गए तो उस इरफान नाम के साथ में और भी कोई लड़के थे कुछ? हाँ, 2 दोस्त लोग थे उसके, एक का नाम मतीन है और एक का नहीं मालूम। अच्छा, मतीन कौन, जो साथ में बैठा था आपके रिक्शा में गया था साथ में यहाँ से? हाँ, हम लोग के साथ वो मतलब पूरा नाला सुपारा तक वो दोनों जन गए थे, जो दोनों लड़के थे उसके साथ। रूम तक भी आया था? नहीं, स्टेशन से लोग घूम के आ गए थे। अच्छा, वो रिक्शा वापस आ गया था हाँ, स्टेशन से? हम हाँ, अच्छा, रिक्शा ड्राइवर का नाम नहीं पता आपको? नहीं। अच्छा, इस केस के लॉयर जो है उनसे ही बात करना चाहेंगे कि भाई उनका इस पर पूरे मामले पर क्या कहना है। और मैं फिर एक बार मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब से, होम मिनिस्टर जी से और महाराष्ट्र के सीएम से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पूरे मामले को देखें, और डीसीपी साहब से, एसीपी साहब से और शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के उन ऑफिसरों से जो कहीं ना कहीं हमें नजर आता है कि उन मुजरिमों को छूट देने का काम वो कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं इसकी वजह तो ये वही समझ सकते हैं या आप समझ सकते हैं। दोस्तों आइए हम बात करते हैं इस पूरे मामले के लॉयर एडवोकेट इब्राहिम हरबत जी से। दोस्तों इस केस के मामले में लॉयर इब्राहिम हरबत जी हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। जी सर, आपका स्वागत है आपने समय में। जी शुक्रिया सर। सबसे पहले आपका शुक्रिया करना चाहूँगा कि गरीब जो है लड़की के लिए आप लोग इतना इस कॉज के लिए जो है आमना सामना मीडिया जो है इतनी मेहनत कर रहा है। दूसरी बात ये सर कि तकरीबन 27-28 अगस्त को हमारे गवंडी में एक महिला जो है वो सोशल वर्कर है, उन्होंने मुझसे कॉल करके कहा कि वकील साहब एक लड़की के साथ जो है दुष्कर्म हुआ है और उसको सही से इंसाफ नहीं मिला है, आप इस मामले को जरा देखिए। तो मैंने विक्टिम और उसकी फैमिली से कहा कि आप मेरे ऑफिस आइए, और ऑफिस आने के बाद उन्होंने जो है शॉकिंग मेरे को जो है कुछ फैक्ट्स बताए जो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं थे। अच्छा, सबसे पहले मैंने उनसे कहा कि भैया आपने जो है जो रिपोर्ट दर्ज कराई उसकी कॉपी मुझे दिखाइए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आज तक हमको कॉपी नहीं मिली है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि रेप और पोक्सो के अंदर अगर कोई भी ऑफेंस रजिस्टर होता है फौरन एफआईआर की कॉपी जो है विक्टिम को देनी चाहिए। और जो है 1 महीना होने के बाद भी उनके पास एफआईआर की कॉपी नहीं थी। मैंने कहा श्योर? तो कहा हाँ हमारे पास कोई कॉपी नहीं, हम रोज पुलिस स्टेशन जाते हैं, वो रोज कहते हैं कि कल आओ। अच्छा, मैंने जो है उसके बाद शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के पीआई को फोन किया जी, और मैंने कहा कि सर मैं ऐसे ऐसे लॉयर बोल रहा हूँ और पोक्सो की एक विक्टिम मेरे पास आकर बैठी है, फैमिली उसकी, और जो है ऐसा ऐसा मामला है, उसको एफआईआर अभी तक नहीं दी। वो एकदम से बौखला गए, उन्होंने कहा कि सर आप भिजवा दीजिए, मैं दिलवा देता हूँ। और मेरे कहने के बाद जो है लड़की को, विक्टिम को एफआईआर मिला। फिर वो एफआईआर जब लेकर मेरे पास आए तो एज पर जो विक्टिम है उसके वर्जन के एकदम ही उलट एफआईआर थी। एफआईआर जो है जो पोक्सो का हुआ, सिर्फ जनरल डायरी का उन्होंने पेपर उसको लगाकर दे दिया और कहा कि हमने इसके अंदर जो है पोक्सो ऐड कर दिया है। उसमें ये कि किसी एक को तो उनको बनाना ही था क्योंकि लड़की का जो है मेडिकल हो चुका था, और उसमें जो है लड़की के मेडिकल में लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ ही आ चुका था। अब पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो किसी ना किसी को तो जो है उसको अंदर इन्वॉल्व करना था। इसलिए सिर्फ वो जो लड़का है, वो जो लड़का है, लड़की ने मुझे कहा कि जो है वो लड़का जो उसको इरफान भैया कहती है, बड़ा भाई समझती है, उसने उस लड़की के जो है छोटी बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म किया है। तो इरफान को अकेला उसमें अक्यूज बनाया गया है, जबकि लड़की के वर्जन के हिसाब से इसमें तकरीबन 5 लोग जो है इन्वॉल्व है। सेक्शन 34 का जो है ये मैटर होता है आईपीसी का, क्रिमिनल कंस्पिरेसी का, लेकिन जो है इसमें उन लोगों को जो है अक्यूज नहीं बनाया गया। कौन लोग किस पे होने चाहिए? सबसे पहला जो मेन कंस्पिरेटर है, जो लेडी है जिसका नाम सायरा खाला बताया जा रहा है, जो मेन लेडी है, जो मेन कंस्पिरेटर है, उसका नाम इसमें एफआईआर में नहीं डाला गया है। दूसरा, इरफान के साथ जो लड़के थे जो जबरदस्ती लड़की को ऑटो में बैठाकर जो है स्टेशन लेकर गए, वहां से जो है वो ट्रेन में बैठाकर उसको नाला सुपारा स्टेशन लेके गए और वहां पर जो है सोनू के हैंडओवर उन्होंने लड़की को किया और उसके बाद वो रिटर्न आए।
तो उनके ऊपर कोई जो है उनका नाम उनको अक्यूज नहीं बनाया गया है। सोनू के साथ में भी कोई लड़की वहां रह रही थी? हाँ, सोनू के साथ भी जो है वो जो लड़की थी जो उस फ्लैट में रह रही थी, इवन कि लड़की का ये कहना है कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि ये लड़की जो है उसके साथ दुष्कर्म हो रहा है, वो जोर जोर से चिल्ला रही है, तब भी आप सोने का नाटक कर रहे हो जी। ये पॉसिबल नहीं है जी। ये पॉसिबल नहीं है कि आपको तब भी नहीं, आपको सुनाई नहीं दे रहा हूं। लड़की जोर जोर से चिल्ला रही है, उसके साथ जो है कोई दुष्कर्म हो रहा है, वो चिल्ला रही है कि मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे बचाओ, और तब भी जो है कोई सो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। तो लड़की का जो वर्जन है कि वो जो है नाटक कर रहे थे, वो बहुत जो है सीरियस है, तब भी उनका नाम नहीं डालना। जिस लड़के ने प्लेस दिया ये चीज करने के लिए, उसको उसके अक्यूज नहीं बनाया गया। जिन लड़कों ने जो है इस लड़की को लेकर गए, उसको इसमें अक्यूज नहीं बनाया गया है। जो मेन कंस्पिरेटर सायरा है, उसको जो है इसमें जो है अक्यूज नहीं बनाया। उसके बाद जो रोल ऑफ पुलिस है जी, खास तौर पे पोक्सो केस में जो स्ट्रिंजेंट लॉ है, उसको जो है वीक करने के लिए जो पुलिस ने शातिर जो है ऑफिसर्स ने जो है ये किया। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं कि लड़की के ऊपर अगर दुष्कर्म होता है तो 164 का स्टेटमेंट होना चाहिए मजिस्ट्रेट के पास। एज ऑन टुडे सर 1 महीने से ज्यादा हो गया है, आज तक लड़की का 164 नहीं हुआ है। दूसरा, लड़की के वर्जन के हिसाब से लड़की को अकेले ही जो है मेडिकल के लिए लेकर गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है या तो लड़की का जो है वो इतनी एबल होनी चाहिए कि वो खुद का कंसेंट दे सके कि मुझे अकेले ले जाया जाए, या फिर उसके माँ बाप के सामने जो है। और ये 15 साल की बच्ची, 15 साल की बच्ची के साथ जो है पुलिस वाले उसको अकेले ले जा रहे हैं, उसके माँ बाप भीख मांग रहे हैं क्योंकि वो इलिटरेट है, टोटली इलिटरेट। उसका फायदा पुलिस उठा रही है कि उनको जो है जबरदस्ती जो है खदेड़ के हॉस्पिटल के बाहर निकाल दिया गया। लड़की का जब मेडिकल हुआ तब उसका कोई रिलेटिव उसके साथ में नहीं था। ये जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के वायलेशन हुआ वो बहुत जो है भयानक है। जो है जितनी कॉन्स्पिरेसी जो है, जो कॉन्स्पिरेटर मेन कॉन्स्पिरेटर है, उतने ही मेन कॉन्स्पिरेटर पुलिस वाले भी है इसके अंदर। अच्छा, खास बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि विक्टिम इसके अंदर अक्यूज है या अक्यूज इसके अंदर अक्यूज है। ये सबसे बड़ी क्यों? हाँ, क्योंकि सिर्फ एक लड़के को जो अक्यूज बनाया गया और उसके बाद लड़की को जो है रिमांड होम भेज दिया गया। जे एक्ट के अंदर में जो चिल्ड्रन होम है उसके अंदर विदाउट एनी रीजन, जबकि लड़की कह रही है कि मुझे घर वालों के साथ जाना है, फैमिली कह रही है कि वी आर रेडी टू टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस पर तो जुल्म हुआ है, उस पर जुल्म हुआ है। उल्टा आप ये कहिए सर कि पोक्सो के केस में उस जो है अक्यूज से ज्यादा विक्टिम को जो है ज्यादा सजा भुगतनी पड़ी है। लड़का जो है 25 अगस्त को उसको जमानत हो गई और लड़की को 26 अगस्त को जो है रिलीज किया गया। ये क्या बात है कि 25 अगस्त को वो छूटता है और 26 अगस्त को फिर उसको रिहा किया जाता है? एग्जैक्टली यही सारी चीजें करने के लिए जब मैंने पुलिस ऑफिसर से जो है उनको एक एप्लीकेशन बना के दिया कि उसके सारे जो है डॉक्यूमेंट हमको हैंड ओवर किए जाए, उसकी सर्टिफाइड कॉपी, आज तक पुलिस ने दिया नहीं है सर। दूसरी बात, फिर मैंने ये किया कि मैंने उनको एक आरटीआई बनवा के दिया। आरटीआई बनवा के दिया कि जाइए आप पुलिस स्टेशन में दीजिए। उन्होंने वहां पर जाने के बाद पुलिस वालों ने कहा कि हम नहीं लेंगे। अच्छा, आरटीआई को इनकार किया? आरटीआई को इनकार कर दिया उन्होंने। वो कहा कि हम यहाँ नहीं लेते, हमारे जो है बड़े साहब है उनको दीजिए। वो मेरे पास वापस आए, मैंने कहा कि वो नहीं ले रहे, आप एक काम करिए, जो तिलक नगर में एसीपी बैठते हैं उनके पास आइए। वहां पर जाने के बाद एसीपी कहने लगे कि हमको ये फॉर्मेट में नहीं चाहिए, हम इंग्लिश में नहीं लेंगे, हमको हिंदी में चाहिए, हमको मराठी में चाहिए। अच्छा। और हम नहीं लेंगे। और उन्होंने जो है उस दिन आरटीआई नहीं लिया। हालांकि मैंने उनसे फोन पर बात की, मैंने कहा कि सर ये जो भी फॉर्मेट है वो सारी रिक्वायरमेंट मैंने पूरी कर दी है आरटीआई की। पीड़ित की मां है, हम ये नहीं कहेंगे किसी और की इंफॉर्मेशन आप दीजिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन तो अधिकार है, जनता का बेसिक और फंडामेंटल राइट है। लेकिन फिर भी जो है पुलिस ने इनकार कर दिया, एसीपी के ऑफिस से इनकार हुआ। मजबूरन मुझे उनको वापस बुलाना पड़ा। मैंने अपने स्टैम्प पैड पर जो है उसको छापा आरटीआई को और फिर उसको हमने पोस्ट करवाया। पोस्ट करने के बाद जो है 1 दिन में उनको पोस्ट मिल गया सर। लेकिन 4 दिन तक जो है वो पोस्ट उन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, उसके ऊपर इनवर्ट नंबर भी नहीं डाला गया। 4 दिन के बाद जब ये लोग गए तो पुलिस वाले कहते हैं हमको कोई आरटीआई नहीं मिला। अच्छा, वो मेरे पास वापस आए, उन्होंने कहा कि फिर मैंने सारे कोर्ट के मैटर्स छोड़ के वो पुलिस स्टेशन गया और उनको जो है रिसिप्ट बताई ऑनलाइन गवर्नमेंट की। तो फिर मुझे देख के वो कहने लगे हाँ हमको मिला है, लेकिन अभी इनवर्ड में ही है, अभी हम उसको आगे इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास भेजेंगे। अच्छा, खास बात, शिवाजी नगर पुलिस वाले ये कहते हैं कि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ऑफिसर ही नहीं है, जबकि स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि हर गवर्नमेंट ऑफिस में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होना चाहिए। बिल्कुल
वो कह रहे हैं हमारे पास कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ही नहीं है, इसलिए हम इसको कंसर्न ऑफिसर यानी एसीपी के ऑफिस में भेजे, इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन ऑफिस की, और भेज रहे हैं वो डिवीजन ऑफिसर को, एसीपी ऑफिस को। मैंने कहा ये कौन सा रूल है? नहीं हमारे पास यही रूल चलते हैं, हमारे रूल चलते हैं। मैंने कहा कि आप कानून को नहीं मानते? तो बोला कानून में तो कुछ भी लिखा होता है, हमारे अधिकारी जो बोलेंगे हम उसी को सुनेंगे। अच्छा, ऑफिसर, वहां की लेडी ऑफिसर मुझसे जो है इस तरह की बहस कर रही है मुझसे। अच्छा। मैंने कहा अच्छी बात है। अभी तक आरटीआई का कोई रिप्लाई नहीं आया है सर। अच्छा। एक पोक्सो की विक्टिम को अपने राइट के लिए जो है वो ये कह रही है कि मेरा मेडिकल रिपोर्ट जो हुआ है वो दे दीजिए, अब तक स्टेटमेंट किन किन लोगों के वो दे दीजिए, या फिर जो भी कागजात बने हैं वो दीजिए। अब तक वो विक्टिम को नहीं मिला है, एज ऑन टुडे रिकॉर्ड में करा। इसके बाद जो है विक्टिम की माँ जो है कोई एक एप्लीकेशन जो है हिंदी में बनवा के लेकर आई, वो हिंदी समझती है, तो हिंदी में किसी के पास से बनवा के लेकर आई, और उसने कहा कि मैंने ये जो है बनवाया है। और तो मैंने उसमें उसको सजेस्ट किया कि आप ये जो एप्लीकेशन आप बनाई है उसमें बस आप इतना कर दीजिए कि इसकी कॉपी जो है आप पुलिस कमिश्नर को, असिस्टेंट कमिश्नर को, और जो है डीसीपी साहब को, और ह्यूमन राइट कमीशन को, और चाइल्ड वेलफेयर कमीशन को, और चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट को इसका कॉपी दीजिए। और इन्होंने बाय हैंड जो है ले जाके, मेरे पास रिसीव है सर, बाय हैंड ले जाकर इन्होंने दिया है, लेकिन अभी तक वहां से भी कोई रिप्लाई नहीं आया है। इस पीड़िता की मां की जो है क्या मांगे हैं सर? सबसे पहले उसने कहा कि जो बायस पुलिस वाले हैं उनको आप सस्पेंड करिए। दूसरा, उसकी जो मेन मांग है, उसने कहा कि यहाँ के पुलिस स्टेशन से हमारा मैटर ट्रांसफर कर दीजिए। अच्छा। पुलिस को ये पूरे पावर्स है, जुडिशरी को भी ये पूरे पावर्स है कि मैटर जो है इंडिपेंडेंट जो है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तीसरा, उनकी मांग है कि इसमें जो दोषी है सायरा, मतीन, इरफान और उसका दोस्त, और जो कॉन्स्पिरेटर जिन्होंने अपना जो है सोनू और वो लेडी जिन्होंने अपनी जगह दी है, प्रोवाइड की, और जो है इन्होंने दुष्कर्म होने के बाद, इनको नॉलेज होने के बाद भी इन्होंने जो है उसको सपोर्ट किया, इन लोगों के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इवन का अक्यूज नहीं बनाया गया सर इनको। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि सोनू जो है 1 घंटे में आ गया पुलिस स्टेशन में। नहीं सर, एक्चुअल में जो है 3 दिन तक लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है जी। तीसरे दिन जब जो है इरफान का किसी दोस्त ने उसको पता चला कि इसका मोबाइल चालू हो गया है, अच्छा। उसका कोई जो है ऑनलाइन कन्वर्सेशन हुआ, उसको पता चला कि जो है लड़की वहां पर है, तो उसने पुलिस को जो है ये उसने फैमिली को बताया, और फैमिली ने ये कहा कि सर हमारी लड़की का ऐसा कोई सुराग मिला, आप तो ढूंढ नहीं रहे हो, हमको सुराग मिला है, कम से कम इसके ऊपर काम कर लीजिए। तब जो है वो लड़के का पता चला। अच्छा। पुलिस ने उसको फोन किया और कहा ऐसा, तो वो लड़का फिर आया है, वो लड़का खुद से नहीं आया है। पुलिस ने उसको कहा कि हमको ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि तुम जो है लड़की को अपने पास रखे हो, ये सही है या गलत है हमको बताओ। तब लड़के को बुलाया, तब वो आया, और जब उसको लगा कि अब पुलिस का मामला बढ़ गया है, अब जो है बात सायरा खाला के हाथ से निकल गई है, और यह पुलिस तक मामला आ गया, मैं फंस सकता हूँ, अपने आप को बचाने के लिए उसे रिवील कर दिया कि हाँ लड़की मेरे पास। उसका खुद का बयान है कि लड़की 3 दिन से मेरे घर पर है, और जो है मेडिकल में ये साबित हो गया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, लेकिन फिर भी पुलिस उसको अक्यूज नहीं बना रही है। क्यों? सबसे बड़ा मुजरिम तो वो भी है, वो मुजरिम है कि उसकी मौजूदगी में, उसकी बीवी की मौजूदगी में दुष्कर्म हुआ है। उसने 3 दिन तक देखता रहा वो। उसका काम था कि पहले ही दिन जब इसके साथ में ये रोई, उसके पास गिराई कि मुझे मेरे घर जाना है और मेरे साथ में ऐसा हुआ, बिल्कुल पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। बिल्कुल तभी उसने उसका साथ दिया। इसलिए 34 में वही भी आएगा जो सारा दुष्कर्म जो है उस लड़के ने किया, उसके कंस्पिरेसी में सारे लोग आएंगे सर। 34 इसी के लिए है, लेकिन जो है पुलिस जो है इंटेंशनली इन लोगों को बचा रही है। पुलिस क्यों बचा रही है ये उनके वरिष्ठ अधिकारियों का काम है, उनके नॉलेज में आ चुका है, फिर भी उसकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर को ये बात पता हो चुकी है, असिस्टेंट कमिश्नर को पीड़ित की मां खुद जाके जो है बताइए कि ये सारा मामला है, पीड़ित का बाप जाके बता रहा है, उनको ये कह के हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे, तुम घर जाओ। आज तक उनको जो है आरटीआई करने के बाद भी उनको कोई ये नहीं दिया गया है। तो जो है ये जो दुष्कर्म है सर, ये जो है माइनर बच्चों के साथ जो है ये ऐसा जो होगा ना, इससे ये होगा कि बढ़ावा मिलेगा इसको। जी बिल्कुल। स्ट्रिक्ट लॉ बनाने के बावजूद भी आप कितना भी स्ट्रिक्ट लॉ बनाए, जब तक उसका एग्जीक्यूशन सही तरीके से नहीं होगा उसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है, जुर्म जो है खत्म नहीं होगा जी। उल्टा जो है लोगों को इससे जो है प्रेरणा लेंगे ये क्रिमिनल्स इससे कि भाई हम तो पुलिस को मैनेज कर सकते हैं, पुलिस इसमें हमको हेल्प करेगी। बिल्कुल। चाहे वो किसी भी तरीके, मैं नहीं जानता कि वो किस तरह से मैनेज किया जाए, लेकिन क्लियर कट मैटर है
नजर नहीं आता है। लेकिन क्लियर कट मैटर होने के बावजूद भी यह लड़की को इंटेंशनली जो है डिटेन किया गया और जो है लड़के को पहले जमानत दी गई, फिर लड़की को रिलीज किया गया। ये सीरियस मामला है। मेरी जो है सरकार से, चीफ मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर साहब से, इनको भी कॉपी दी गई है, लेकिन अभी तो कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया है। तो मेरी इनसे दरखास्त है कि कॉग्निजेंस लिया जाए, दोषियों के ऊपर जो है कार्रवाई की जाए। मुंबई पुलिस कमिश्नर से बिल्कुल, मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब से मेरी जो है दरखास्त है कि ये मैटर सीरियस है सर, आप इसके ऊपर कॉग्निजेंस लीजिए और फौरन जो है इसके ऊपर एक्शन लीजिए। आप मीडिया वालों से क्या कहना चाहेंगे? मैं मीडिया वालों से भी ये कहना चाहूंगा सर कि सबसे पहले तो इस मामले को अभी तक दबा के रखा गया था, आज जो है आमना सामना इस मीडिया उठा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। कोई इस मामले को उठा नहीं रहा था। जितना जो है पुलिस के अगेंस्ट में जाकर जो है एक पीड़ित के लिए, इंसाफ के लिए जो है जो हौसला आमना सामना मीडिया दिखा रहा है, बहुत बड़ी बात है सर। मैं आपको सबूत हमारे अखबार जो प्रिंट मीडिया है या हमारा जो नेशनल मीडिया जो बहुत वावेला मचाता है, वो कितना इसमें जिम्मेदार है कि उन्होंने अब तक ये आवाज नहीं उठाई? आपने उनको इन्फॉर्म किया? बिल्कुल सर, जो कंप्लेन जो लिखकर उसकी मां लेकर आई थी, मुझे उनको बोलने की जरूरत नहीं, उन्होंने खुद टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस दोनों को उसकी कॉपी दी है। अच्छा। लेकिन उन्होंने कोई इसके ऊपर रिपोर्ट नहीं किया। अच्छा। क्यों नहीं किया ये मुझे नहीं पता है। तो जो है इन लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए, इनको सही से ये होनी चाहिए, और अगर नहीं होगा तो हम बिल्कुल बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और बॉम्बे हाईकोर्ट से गुहार लगाएंगे। मैं बिल्कुल इस जो है जहां तक हो सका पूरी कोशिश करूंगा कि इनको जो है इंस्टेंटली जो है इसका न्याय मिले, जो है सही तरह से इस पे जांच हो और जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मैं ये समझता हूं कि अगर जमीर जिंदा है उन पुलिस वालों का और अधिकारियों का और महाराष्ट्र प्रशासन और शासन का, तो इस बात पर तवज्जो देंगे और इसी बात पर नहीं, बंबई शहर में इस तरह के जितने भी मामले होते हैं उसके ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। मुजरिमों को बचाने का काम बंद होना चाहिए। मैं इसी के साथ एक बार फिर पीड़ितों की मां से कहूंगा, तो क्या अपील करना चाहती है सरकार से, मुख्यमंत्री जी से? आप आइए, आपकी क्या अपील है, आप क्या कहना चाहती है, आप कहिए। आपकी क्या अपील है, आप क्या दरख्वास्त करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से, मुंबई पुलिस कमिश्नर से या उन पुलिस अधिकारियों से? क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आप न्याय इंसाफ इंसाफ मेरे लड़की का, मेरे को इंसाफ मिल जाए, खाली बस मैं कुछ नहीं मेरे को चाहिए जी। मेरे लड़की का इंसाफ कर दे, मेरे बच्चे को इंसाफ मिल जाए, बस मेरी मासूम बच्ची है उसका कहीं रिश्ता महाराष्ट्र सरकार के लोग भी सुन रहे हैं, आप उनसे बोलिए, आप पुलिस कमिश्नर साहब से बोलिए, आपके कमिश्नर साहब मेरे लड़की का थोड़ा इंसाफ कर दो। मेरी लड़की बहुत, क्या हुआ लड़की के साथ आपके? मेरे लड़की के साथ बहुत 3 दिन तक का वो मेरी लड़की के साथ रेप किया। मेरा पुलिस वाले मेरा सुने नहीं, आप मेरी मदद कर दो, मेरे लड़की का इंसाफ दे दो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी बंबई शहर के गोंडी के गुंजान आबादी वाले इलाके में शिवाजी नगर का मामला, जो कि शिवाजी नगर गोंडी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। मैं तो अपने जरिए यहाँ के एमएलए अबू आसिम आदमी साहब से भी कहूंगा कि वो भी इस मामले पर खास तौर से ध्यान दें और उसकी तवज्जो दें। अबू आसिम आदमी साहब, कि आपके इलाके में इस तरह का मामला हुआ है और इस मासूमा के साथ में बलात्कार हुआ है, आप इंसाफ दिलाने के लिए आगे आइए। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कैमरा पर्सन शाहिद पटेल के साथ आपका दोस्त राशिद अजीज अब इजाजत चाहता है। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।